प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं शाहज़ेब जिलानी। शो है आदिल शाहज़ेब का, लेकिन वो इस हफ़्ते छुट्टियों पर हैं, तो आपका मेरा साथ रहेगा इस हफ़्ते। प्रोग्राम में आज बात करेंगे सैलाबी सूरत हाल की। भारत में काफ़ी तबाही हुई है उससे। पाकिस्तान में पंजाब में सैलाबी रेला दाखिल हो चुका है, उसकी लेंगे अपडेट, उस पर नज़र डालेंगे। इसके अलावा आज पॉपुलेशन डे है, तो पाकिस्तान में हम मुसलसल बच्चे क्यों पैदा करते हैं, हमारी आबादी तेज़ी से 25 करोड़ तक कैसे पहुंच गई, आगे हमारा क्या हशर होगा, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले नज़र सियासत पर। आप जानते हैं कि मौजूदा हुकूमत में शामिल दूसरी बड़ी जमात पीपल्स पार्टी ने वाज़े किया है कि इंतखाबात इस साल मुकर्ररा वक्त पर होने चाहिए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा वफाकी वज़ीर तिजारत नवीद क़मर ने सहाफ़ियों से एक गैर रस्मी गुफ्तगू की है। उसमें उन्होंने कहा है कि हुकूमत को 8 अगस्त को असम्बलियाँ तहलील करने की तजवीज़ हमने दे दी है, और ये कि ये जो मौजूदा सेटअप है इसमें मज़ीद तोसी की हम हिमायत नहीं करते। निगरान सेटअप भी जो है उसे भी चाहिए कि वो आइनी मुद्दत से आगे ना जाए। दूसरी जानिब ये भी ख़बरें चल रही हैं कि PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात अभी तक दूर नहीं हुए। उन्होंने कल प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से मुलाकात भी की थी, लेकिन ये बज़ाहिर बेनतीजा रही है। और अब नज़र ये आ रहा है कि मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ नवाज़ शरीफ जो है उनसे उनकी मुलाकात होगी दुबई में, और वहाँ पर उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिश की जाएगी। इलेक्शन से मुतल्लिक जो फ़ैसले हैं उसमें ये भी एक अहम बात है कि मुस्लिम लीग चाहती है कि असम्बलियाँ तहलील करने से पहले इंतखाबी इस्लाहात की जाएँ। आपको याद होगा कि 2018 में जो इलेक्शन हुआ उसमें RTS किस तरह से बैठ गया था, रात के 2 बजे तक कोई नतीजा नहीं आया था, लोग परेशान थे। हुकूमत ये चाहती है कि उसका जो रिपीट है वो इस दफ़ा ना हो। इसी हवाले से जो वज़ीर क़ानून हैं तारड़ साहब, उन्होंने क्या कहा, सुनिए। नहीं होगा, असम्बली अपनी मुद्दत पूरी कर रही है, और जो तहलील है वो इल्मे गैब किसी के पास नहीं होता, वो हालात के मुताबिक होता है। इलेक्शन एक्ट में बहुत सारी छोटी छोटी नॉर्मलीज हैं। इन कैमरा इसलिए कर रहे हैं कि बात खुल के हो सके, ताकि एक ही हमारा मकसद है कि फेयर, फ्री, इम्पार्शियल इलेक्शंस जो हैं वो हों और फेयर इलेक्शन होते हुए नजर आए। ये सारी पार्टीज का कंसेंसस है। इलेक्शन कमीशन की इनपुट ली है हमने, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स एंड लॉ एंड जस्टिस की इनपुट ली है। जी, तो आज़म नज़ीर तारड़ साहब की आपने बात सुनी। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नैयर बुखारी साहब इस्लामाबाद से। आप जनरल सेक्रेटरी हैं पीपल्स पार्टी के, सेनेट के साबिक चेयरमैन हैं, सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं। बुखारी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप डॉन न्यूज़ के इस प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि आसिफ जरदारी साहब ने वाज़े तौर पर कहा है कि उनकी ख्वाहिश है कि अगले इलेक्शन में बिलावल भुट्टो साहब जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने। हमें ये नज़र आ रहा था कुछ अर्सा पहले तक कि इस हवाले से हालात पीपल्स पार्टी के हक़ में थे, लेकिन फिर बज़ाहिर सिचुएशन तब्दील हुई है। पंजाब में भी, बलूचिस्तान में भी लगता है कि जिस तरह बाप पार्टी के लोग ज्वाइन कर रहे थे वो रुक गया सिलसिला, और पंजाब में हमने देखा कि IPP प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च हो गया, लोग उस तरफ जा रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं कि ये जो आने वाले चंद माह हैं इसमें पीपल्स पार्टी के हवाले से सिचुएशन आपको कैसी लग रही है? बिल्कुल, सिचुएशन में बड़ी पॉजिटिव लग रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि उसको बाय डिज़ाइन और इंजीनियर रिजल्ट्स के बुनियाद पे पंजाब की पॉलिटिक्स से बाहर रखा गया 88 से लेके अभी तक भी समाओ। और ये तो बड़ा कैटेगोरिकली 88 के इलेक्शन के रिजल्ट्स भी आपके सामने हैं, किस तरह मनूवर किए गए। उसके बाद 90s के इलेक्शन में भी जब मोहतरमा ने कहा कि इलेक्शन चुराया गया, और फिर सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट भी है, तो हम आज एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस होंगे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी स्ट्रेंथ शो करेगी सूबाई असम्बली में भी और कौमी असम्बली में भी। तो बुखारी साहब, जैसा कि हमने देखा 2018 में पूरा एक माहौल बनाया गया, एक पार्टी को लाने के लिए उन्हें इत्तेहादी बना कर दिए गए, बलूचिस्तान से, कराची से, आपने देखा जनूबी सूबा महाज जो है उसे बनाकर पेश किया गया। इस दफ़ा पहले ये नज़र आ रहा था कि आसिफ जरदारी साहब की हिकमत अमली कामयाब हो रही है, और हमारे यहाँ आपको पता है कि ना सिर्फ मकबूलियत बल्कि कबूलियत का भी बड़ा अमल दखल होता है इक़्तिदार में आने के लिए, और वो कबूलियत थी। लेकिन फिर मैं भी बलूचिस्तान से होकर आ रहा हूँ, वहाँ मेरी जिससे बात हुई उन्होंने कहा कि नहीं, मामला अभी रुक गए हैं। पंजाब में भी हमने देखा कि सिचुएशन चेंज हुई है। तो आप क्या देख रहे हैं कि अभी हालांकि आपकी पार्टी गवर्नमेंट में है,
लेकिन जो कबूलियत का मामला है वो किस तरफ जा रहा है? देखिए, आप बहुत जल्दी कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं और आप समझते हैं कि ये कोई वनडे क्रिकेट का मैच है, 2020 मैच है जिसका रिजल्ट इमीडिएटली सामने आया था। पॉलिटिक्स इट्स अ कंटिन्यूइंग प्रोसेस और इस प्रोसेस में कोई 1 साल या 5 साल की बात नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो तारीख है, कौम के सामने 54-55 साल हो गए हम सियासत में, तो सियासत में अप्स डाउन्स होते रहते हैं, लेकिन हमारी सोच बिल्कुल पॉजिटिव है और हम पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं। आवाम फैसला करते होते हैं। ये सर्वेस पे मैं बिलीव नहीं करता। ये मनूवर्ड भी होते हैं, लेकिन आवाम जो है वो रिजल्ट्स के बारे में जिस दिन वोट कास्ट करेंगे कौम के सामने आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है। पार्टी आज भी इस बात से इनकार नहीं है सर, आज भी ये समझती है कि हम, मेरा सवाल सिर्फ ये था, पार्टी समझती है कि हमारी कि आपको लगता दो है बातें इंपॉर्टेंट है। लेट मी कंप्लीट इट नाउ। लेट मी कंप्लीट इट नाउ। गो अहेड। पीपल्स पार्टी ये समझती है कि सियासत में अवाम और नास किन चीज़ों को मद्देनजर रखते हैं। एक तो पहली बात है वो लीडरशिप को देखते हैं कि लीडरशिप किसके पास है और कौन लीड कर रहा है और उस लीडर की परफॉर्मेंस क्या है। हमारी लीडरशिप की परफॉर्मेंस कौम के सामने है, पास्ट परफॉर्मेंस भी लोगों के सामने है और होप भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दे रही है कि हम मुल्क को क्राइसिस से निकालेंगे। ये 3 बुनियादी एलिमेंट होते हैं वोटर के जहन में जब वो वोट कास्ट करता है। तो उसके लिए हम समझते हैं कि पीपल्स पार्टी का पास जो एक्सपीरियंस है लोगों का, कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा डिलीवर किया, चाहे वो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें हों, इकॉनमी हो या एग्रीकल्चर सेक्टर में जो बेहतरी आई हो, तो वो पीपल्स पार्टी के दौर में आई। बिल्कुल ठीक है। इवन आप सकें कि एक्सपोर्ट्स जो हैं वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में बहुत बेहतर रही। तो इसलिए हम समझते हैं कि पीपल्स पार्टी वो जमात है कि जिस पे आवाम आने वाले इंतखाबात में भरपूर एतमाद करेंगे। ये तो सर आपने देखे ना, एक आइडियल बात कर ली, एक आइडियल डेमोक्रेसी में जहाँ पे सिर्फ अवाम ही फैसला करता है। हमारे मुल्क की आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं जो मखसूस सूरत हाल है, उसमें इदारों की कबूलियत और उस तरफ से भी जो मामलात होते हैं वो डिटर्मिन करते हैं कि आप अवाम में कितने भी मकबूल हों, लेकिन वहाँ से भी आपकी जो है कबूलियत होनी चाहिए। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा था कि आपको महसूस हुआ है कि पिछले 1 माह में रुकावटें कुछ बड़ी हैं? पहले जैसे रास्ता साफ नज़र आ रहा था बिलावल साहब के लिए, उसमें अब कुछ रुकावटें सामने आ रही हैं? नहीं, ये देखा ना, ये आप प्रिज्यूम कर रहे हैं। मैं सवाल कर रहा हूं सर, कर रहे हैं। मैं सवाल कर रहा हूं आपसे। मैं और आप दिस कैन बी योर एनालिसिस ना, दिस कैन बी योर एनालिसिस। आस्किंग द क्वेश्चन सर, आप मुझे बताएं ऐसा नहीं है तो मैं मान लूंगा। एनालाइज कैसे कर रहे हैं? मैं आपकी मुझे आवाज़ ज़रा क्लियर नहीं है, आवाज़ भी अपना ऑडियो भी ठीक कर लें। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हम परफॉर्मेंस की बुनियाद के पास आवाम के पास जाएंगे। जिन बाकी फैक्टर्स का आप जिक्र कर रहे हैं, ऑब्वियसली हम समझते हैं कि फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन जब होंगे तो पीपल्स पार्टी अपना शेयर ज़रूर ले लेगी। अच्छा चलें, ठीक है, इस मौजू को छोड़ देते हैं यहीं पे। ये बताएं कि अभी जो लॉ मिनिस्टर कह रहे हैं कि हम इंतखाबी इस्लाहात करेंगे असेंबलियाँ डिज़ोल्व होने से पहले, उसमें चीदा पॉइंट्स क्या हैं टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन? देखिए जी, उसमें क्योंकि इस्लाहात आएंगे तो वो जो बिल इंट्रोड्यूस करते हैं वो मेरे सामने तो नहीं है, और सेकेंडली मैं कैबिनेट का मेंबर भी नहीं हूँ कि कैबिनेट के हमारे मेंबर हैं, उसके लिए एक कमेटी उन्होंने कॉन्स्टिट्यूट की है जी। लेट दैट कमेटी कम विद प्रपोजल। मैं देख रहा था कि पार्लियामेंट्री कमेटी उसको अयाज सादक हेड कर रहे हैं जी, तो उसमें हमारी कैबिनेट के मेंबर्स उसमें शरीक हैं। जब वो प्रपोज करेंगे तो हमारी सीसी में ये बातें आएंगी, तो हमारी सीसी उसको एग्जामिन कर लेगी। चलें ठीक है, मतलब ये इस पर जो भी पेशरफ्त होनी है वो ज़ाहिर है कि अगले चंद हफ्तों के अंदर ही होनी है, और वो आप सेनेट में हैं तो आपके सामने जब आएगा तो पता चल जाएगा। ये बताइए कि एक पीपल्स पार्टी ने एतराज़ किया है मरदमशुमारी के हवाले से, ख़ास करके यहाँ कराची में सिंध के हवाले से।
आपको क्या लग रहा है कि ये इलेक्शन जो है, ये जो नई मरदमशुमारी है, इस पे हो जाएगा, हल्का बंदियाँ हो जाएंगी, या ये पिछले जो थोड़े कंट्रोवर्शियल मरदमशुमारी थी वापस उस पे होगा? देखिए, इसमें मैटर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल है। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन जो आर्टिकल 51 है उसमें बड़ा वाज़ह लिखा हुआ है कि कौमी असम्बली की और सूबाई असम्बली की डिलिमिटेशन जो हैं वो सेंसस की बुनियाद पे होंगी कि जो ऑफिशियली पब्लिश्ड है। अब जो भी सेंसस अगर पब्लिश होगा ऑफिशियली, उसके मुताबिक डिलिमिटेशन होगी। अगर वो पब्लिश नहीं होता तो फिर वो प्रीवियस जो है उसी पे चलना पड़ेगा, क्योंकि आइन का तकाजा ये है। ठीक है, ठीक है। तो अभी ये मामला भी तय होना बाकी है। आपसे मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ कि ज़ाहिर है कि पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश है कि बिलावल साहब आइंदा वज़ीर आज़म हों। मुस्लिम लीग नवाज़ चाहती है कि अगर नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं तो वो वज़ीर आज़म हों। इस मामले पर आपकी अपनी इत्तेहादियों के साथ कोई बातचीत या कोशिश करेंगे कि मुत्तफ़िका उम्मीदवार हो जब इलेक्शन हो जाए, या बाकायदा एक दूसरे के आमने सामने मुकाबला होगा, उसके बाद फिर तय होगा कि कौन जीत कर आता है, तो फिर तय होगा ये? देखें, एक तो आपका ये बड़ा प्री मेच्योर और हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। आंध्रा का प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, उसका दारोमदार और इन्हिसार आने वाले इंतखाबात के रिजल्ट्स पे है। जिसके पास स्ट्रेंथ होगी नेशनल असेंबली में वो प्राइम मिनिस्टर होगा। और ख्वाहिश करना हर सियासी जमात, चाहे वो छोटी है बड़ी, वो अपने सरबराह के लिए प्रीमियरशिप अपने के लिए उसकी ख्वाहिश कर सकती है। उस पर कोई बुराई भी नहीं है, कोई कदगन भी नहीं है। नून अगर करती है तो ये उनका राइट बनता है, अगर JUI करती है राइट बनता है, और हम पीपल्स पार्टी वाले करते हैं, दिस इज आवर राइट, लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल हमारा राइट है और डेमोक्रेटिक राइट है हमारा कि हम ख्वाहिश करें कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो प्राइम मिनिस्टर हों। लेकिन अल्टीमेटली फाइनल डिसीजन तो तब होगा कि जो सिचुएशन आफ्टर रिजल्ट्स नेशनल असेंबली की आएगी, उसमें कोलिशन आती है, उसमें किसी की इमदाद की ज़रूरत पड़ती है, वो सारा दारोमदार डिपेंड करता है कि हम सिंपल मेजॉरिटी कैसे बराह रास्त हम हासिल कर सकेंगे या हमें किसी के साथ मिलकर हासिल करनी पड़ेगी। तो ये टोटली मैं समझता हूँ कि बड़ा प्री मेच्योर क्वेश्चन है। अभी पहला स्टेप यही होगा कि हो सकता है असेंबलियां तहलील हो अगले महीने और फिर इलेक्शन टाइम पे हो, उसके बाद फिर ये मामला हम देखेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें डॉन न्यूज़ के इस प्रोग्राम में किया। इंशाल्लाह आपसे दोबारा भी बात होगी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे तो बात करेंगे सैलाबी सूरत हाल की। इस दफ़ा के मानसून्स ने भारत में काफ़ी तबाही मचाई है। पंजाब में भी दरियाओं में पानी ऊपर जा रहा है। क्या सिचुएशन है, इस पर थोड़ी सी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। जी, तो भारत में सैलाब ने काफ़ी तबाही मचाई है। ये तस्वीर आपने देखी। भारत के कई इलाके इससे मुतासर हैं। दारुल हुकूमत दिल्ली में काफ़ी नुकसान हुआ है। इसके अलावा मगरबी उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, हिमाचल प्रदेश में ये जो तस्वीर हमने देखी, ये हमें याद दिलाती हैं कि पाकिस्तान में भी जो पिछले साल का सैलाब आया था, उसी में भी लगभग ऐसे ही मनाजिर थे जब लोग मुसीबत में थे और ये जो आफत है इससे निपटने के लिए कोशिशें हो रही थी। भारत से अभी तक जो इतलात हैं उसमें कम से कम 22 लोगों की जानें गई हैं। बाज़ रिपोर्ट्स कह रही हैं कि 42 तक भी ये तादाद जा सकती है। और ये पानी जो है ये अब पाकिस्तान के दरियाओं में दाखिल हो चुका है। रिपोर्ट्स हमारे पास हैं कि शिमाल में पंजाब में और शिमाल मशरक़ी पंजाब में जो हमारे दरिया हैं, चनाब है, रावी है, सतलज है, वहाँ जो सतह है दरियाओं की वो बढ़ रही है। वहाँ से लोगों को इवैक्यूएट किया जा रहा है। हुक्काम जो है फील्ड में मौजूद हैं। हमारे साथ इस वक्त प्रोग्राम में हैं मोहम्मद तसव्वुर चौधरी साहब के PDMA के तर्जुमान हैं। तसव्वुर साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गो कि आप पिछले चंद दिनों से फील्ड में निकले हुए हैं। ज़रा बताइए कि इस वक्त सूरत हाल क्या है? आप आज दरिया सतलुज पे थे, वहाँ पे सिचुएशन क्या है इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 दिन पहले भारत ने दरिया रावी में पानी छोड़ा। कल मॉर्निंग में पानी जो है वो डिस्ट्रिक्ट नारोवाल के हदूद में पाकिस्तान में दाखिल हुआ और पानी 61,000 क्यूसिक था। 61,000 क्यूसिक वो पाकिस्तान के हदूद में दाखिल हुआ है और लाहौर की तरफ रवाना हुआ है। आज लाहौर में पानी पहुंच गया। इस वक्त लाहौर में पानी जो है 28 से 30,000 क्यूसिक पानी चल रहा है और आगे हैडबलों की तरफ पानी मूव हो रहा है। जी,
ये जो आपने बताए फिगर्स, ये हमारे आम आदमी को तो कुछ समझ में नहीं आता कि ये इस पर परेशान होना चाहिए या इत्मीनान रखना चाहिए, ये नॉर्मल है, एबनॉर्मल है। थोड़ा सा ये अगर सलीस ज़बान में बताएं कि ये इस वक्त जो रेले आपने बताया गुजर रहे हैं, आपने कहा 61,000 क्यूसेक जो है, ये इसको मैनेज कर लेंगे या ख़तरा है कि कहीं पे बंद टूटेंगे? नहीं, दरियाए रावी में किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है। दरियाए रावी अल्हम्दुलिल्लाह जो है 1,85,000 छोड़ा था और पाकिस्तान की जब हदूद में दाखिल हुआ वो 61,000 रह गया और पानी लाहौर शदरा के मकाम पर 30,000 के करीब है आज, और सुबह तक जो है हैडबलो के मकाम तक पहुंचेगा कि किसी किस्म का दरियाए रावी में खतरा नहीं है। और 2.5 लाख क्यूसेक पानी जो है दरिया चिनाब में छोड़ा गया था। दरिया चिनाब में सतह पानी की बहुत ज्यादा बुलंद हुई थी, 2.5 लाख के करीब पानी चला गया। मराला खान के मकाम पे जो है दरमियाने दर्जे का सैलाब भी रहा। अल्हम्दुलिल्लाह 2.5 लाख से 1 लाख क्यूसेक पानी आ गया, वहाँ पे भी किसी किस्म का खतरा नहीं है। पानी आगे मुजफ्फरगढ़ के हेड तरीमू की तरफ जो है ना मूव हो गया है। अच्छा, वहाँ पे पानी की सतह थोड़ी बुलंद हो रही है, लेकिन सैलाबी सूरत पैदा होने का वहाँ पे खदशा नहीं है। अच्छा, आप प्लीज़ हमारे साथ फ़ोन लाइन पे रहें। हमें इस वक्त प्रोग्राम में ज्वाइन किया है कमाल साहब ने, फेडरल फ्लड कमीशन के चेयरमैन हैं। अहमद कमाल साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, आपकी आवाज़ आ रही है मुझे। जी जी, तो ये ज़रा बताइएगा, अभी हम PDMA के तर्जुमान हैं मोहम्मद तसव्वुर साहब, उनसे भी बात कर रहे थे। ये बताइए कि इस वक्त जो फ्लड की सिचुएशन है पाकिस्तान में, अभी मानसून चल रहे हैं, तो आपकी असेसमेंट क्या है कि इस वक्त पंजाब के जो दरिया हैं या उससे ऊपर भी शुमाली इलाका जात में आपकी असेसमेंट क्या है? इस वक्त हम किस किस्म की सूरत हाल देख रहे हैं आज और आने वाले दिनों में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बात करने का मौका दिया। देखें, अभी ये सिचुएशन डेवलप हो रही है। इस दफ़ा अर्ली मानसून में ये फ्लडिंग की एक सिचुएशन सामने आई है। जहाँ तक आपने सतलुज की बात की, तो उसमें एक प्रिंसिपल जहन में रखिए कि तकरीबन जो भी पानी इनिशिएट होता है जिस वक्त वो सतलुज पे पहुँचेगा पाकिस्तान में, वो उसका 1/3 होके आएगा। जैसे भी आपने खुद ही बताया कि 185,000 के अगेंस्ट कोई 60 या 67,000 क्यूसेक पानी जो था वो आपने रिकॉर्ड में से देख के बात की। तो दूसरी चीज़ ये भी जहन में रखें कि सतलुज जो है वो पेरिनियल रिवर नहीं है पाकिस्तान साइड पे। इसमें साल में जिस या दूसरे साल तीसरे साल जब भी रेनफॉल हो या ऊपर की साइड से पानी आए तो फिर ये एक्टिवेट होता है। और इनिशियली जब दरिया एक्टिवेट हो तो उसके दरिया के मेन सिस्टम में, उसके ग्राउंड पे और उसकी साइडों के ऊपर पानी जिस वक्त फैलता है तो वो उसकी कैपेसिटी को और उसकी स्पीड को बहुत कम करता है। अच्छा। क्योंकि ये फर्स्ट फ्लो पाकिस्तान की तरफ आ रहा है, तो बिल्कुल PDMA के जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने ठीक बात की है। जहाँ तक आप आगे की असेसमेंट की बात कर रहे हैं, देखें इस दफ़ा हमारे जो तरबेला डैम है वो बहुत अच्छी पोजीशन पे है कंपेयर टू लास्ट ईयर के, और इसी तरीके से मंगला डैम भी। पिछले साल आज के दिन तकरीबन 16% हमारा टोटल कैपेसिटी का पानी हमारे डैम्स में था। अच्छा। जबकि आज तकरीबन 60% है। अच्छा। 58 से 60%। तो उस लिहाज से हम बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं। लेकिन पॉइंट ऑफ कॉशन यहाँ पे ये है कि अगर तरबेला से ऊपर हैवी फ्लो होता है तो हमें अपने डैम को अच्छे तरीके से रेगुलेट करना होगा। इस सिलसिले में आज हमारी तफसील के साथ तरबेला मैनेजमेंट के साथ भी बात हुई और मंगला के साथ भी बात हुई है। फेडरल मिनिस्टर खुर्शीद शाह साहब ने मीटिंग ली थी इसी इशू के ऊपर और उसमें तमाम अरेंजमेंट्स मौजूद हैं। अच्छा, मैं कमाल साहब आपके पास वापस आता हूं थोड़ा सा ये फ्लड मैनेजमेंट के हवाले से। मैं तसव्वुर साहब से जानना चाह रहा हूं कि ये बताएं कि जिस तरह आपने बताया कि ये जो पानी बढ़ा है दरियाओं में, अभी आपने कहा कि फिक्र की कोई बात नहीं है, तो इवैक्यूएशंस फिर क्यों हो रही हैं? हमारे पास रिपोर्ट्स आ रही हैं कि बाज़ जगहों से लोगों की नकल मकानी आप इनकरेज कर रहे हैं, उसके बारे में बताएं कि कहाँ कहाँ से होनी है और वो क्यों ज़रूरी है? देखिए, अहमद कमाल साहब जैसे बात कर रहे थे कि भारत से दरिया सतलुज में हमें 2,10,000 जो हरीके के मुकाम से वो पानी उन्होंने छोड़ा है और 1,10,12,000 क्यूसिक जो है वो फिरोजपुर से पानी उन्होंने पानी छोड़ा है। वो दरिया सतलुज में उसका अगर 40 से मैक्सिमम हमें उम्मीद है कि 40 से 50% जो पानी वो दरिया सतलुज में दाखिल होगा। दरिया सतलुज के साथ जितने मुंसलिक इजला हैं, कसूर है,
उकाड़ा है, पाकपतन है, विहाड़ी है, भावल नगर और दीगर जितने भी मुंसलिक जिला है, वहाँ पे देखें इंक्रोचमेंट का एक प्रॉब्लम आपको पता है कि दरियाओं के अंदर पानी आता नहीं है, लोगों ने वहाँ पे फसलें आबाद की हुई हैं और लोगों ने छोटे मोटे घर भी बनाए हुए हैं। तो उस वजह से जहाँ से हमें नशेबी इलाके हैं जहाँ पे हमें लगता है कि यहाँ पे पानी आ सकता है, तो वहाँ से लोगों को इवैक्यूएट बिल्कुल कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुतलका जिली इंतजामिया है वो इसी काम में लगी हुई है कि लोगों का जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ जो है ना वो यकीनी बनाना है। बिल्कुल सही। चीफ मिनिस्टर पंजाब ने आज आपको बताया कि चीफ मिनिस्टर पंजाब ने भी मीटिंग की है, आला सतह का इजलास उन्होंने तलब किया था, उसमें चीफ सेक्रेटरी साहब, आईजी साहब, रिलीफ कमीशन पंजाब, डीजी पीडीएम इसमें दीगर अफसरान मौजूद थे जिन्होंने प्रॉपर ब्रीफिंग दी है। उन्होंने सख्ती से हदायत की हैं कि किसी भी एक भी फर्द का सैलाब की वजह से कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। सही सही सही। तो आप ये कह रहे हैं कि ज़ाहिर है कि इसको हल्का नहीं लेना है हमें। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं तो अपनी जारी रखते हैं। जी, बात हम कर रहे हैं मानसून रेन्स की, जिसने भारत में काफ़ी तबाही मचाई है। पानी सैलाब का पाकिस्तान में, पंजाब में भी दाखिल हुआ है। हम गुफ्तगू कर रहे हैं अहमद कमाल साहब से, फेडरल फ्लड कमीशन के चेयरमैन हैं, और हमारे साथ हैं मोहम्मद तसव्वुर चौधरी साहब, पीडीएमए के तर्जुमान। तो अहमद कमाल साहब ये बताएं कि पिछले साल जो बारिशें हुई वो तो हमने कहा कि जी ये आसमान से हुई, क्योंकि बारिशें ज़्यादा हुई, उसकी वजह से इतनी तबाही आई। इस दफ़ा जो मानसून रेन्स हैं उसका हम देख रहे हैं कि जो हम रिवायती एक पैटर्न देखते हैं कि सैलाब की वजह से दरिया में पानी ज़्यादा हो जाता है। आपने पहले तरबेला और मंगला की बात की कि उसमें भी कैपेसिटी है, उसमें वो भी फुल उस पर नहीं चल रहे, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि हमारी सॉर्ट ऑफ मीडियम टू लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या है, क्योंकि जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिस तरह से ये आफतें हर साल दूसरे साल आती हैं, तो फ्लड्स के हवाले से हमने क्या प्लान किया हुआ है कि जब इजाफी पानी आए तो उसे कैसे कहीं डाइवर्ट किया जाए, कहीं स्टोर किया जाए? थोड़ा अगर इस पर हमें बता दें। आपने जो बात की बड़ी बरवक्त बात की। देखें, हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं और हमें इस वक्त पानी की ज़रूरत है। एक कुलिया जो ग्लोबली बहुत ज़्यादा यूज़ होता है वो ये कि अगर पानी के आपके पास 100 गिलास हैं तो उसमें से आपने 39 to 40 गिलास ऑफ वाटर अपने ड्राई पीरियड के लिए सेव करने हैं। इस वक्त हमारे उन 39 या 40 गिलास के अगेंस्ट सिर्फ 13 गिलास पानी के मौजूद हैं। हमारी टोटल कैपेसिटी दोनों डैम्स की वो 13.443 मिलियन एकड़ फीट है। यही वजह है कि हमारी जो नेशनल वाटर पॉलिसी लॉन्ग टर्म में ये कहती है कि हमें एटलीस्ट 2030 तक 10 मिलियन एकड़ फीट पानी में का इजाफा करना है। और ये इजाफा इस वक्त हम दियामीर भाषा डैम और मोहम्मद डैम और चंद एक स्मॉल डैम की मदद से कर रहे हैं। लेकिन हमारी जो लॉन्ग टर्म 2050 तक की रिक्वायरमेंट है उसमें हमें मजीद 23 से 26 मिलियन एकड़ फीट पानी दरकार है, और वो सिर्फ और सिर्फ हमें अपने स्टोरेजेस को बढ़ा के करना होगा। लेकिन स्टोरेजेस तो लॉन्ग टर्म है। मैं समझता हूँ कि जो हमें वाटर कंजर्वेशन, जिस इलाके में पानी हमारे पास मौजूद हो उसको वहीं पे यूज करें, बहुत इरिगेशन के लिए और अपने डे टू डे यूज के लिए उसके पर काम करना होगा। इस सिलसिले में मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज ने पाकिस्तान काउंसिल फॉर रिसर्च की मदद से एक ड्राफ्ट नेशनल वाटर कंजर्वेशन स्ट्रेटजी तैयार की है। जो बहुत जल्दी भी अप्रूवल के मरहले में जाएगी, और इसके तहत मुल्क भर में जहां जहां पे हम पानी को डिफरेंट टेक्निक्स के जरिए कंजर्व कर सकते हैं वो उसके ऊपर अमल दरामद शुरू होगा इंशाअल्लाह। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। आप ये हम जानते हैं कि बहुत सारे एक्सपर्ट्स इस बात पे अनफॉर्चुनेटली डिसएग्री करते हैं कि हम जब अपस्ट्रीम डैम्स बनाते हैं उससे जो टेल एंडर्स हैं उनके लिए मुसीबत होती है, उनके हुकूक मारे जाते हैं, इकोलॉजिकल उसका डैमेज भी है, लेकिन ये एक अलग बहस है, इस पर हम कभी और बात करेंगे। तसव्वुर साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आपने कहा कि पूरी इंतज़ामिया इस वक्त लगी हुई है कि कोई जानी नुकसान ना हो, लोगों को इवैक्यूएट किया जाए। थोड़ा ये बताएं कि ये इस वक्त आपने कहा कि लाहौर में सुतलज में पानी है, ये जो जनूबी पंजाब और फिर सिंध की तरफ जो है हम क्या देख रहे हैं कि ये पानी कब आएगा और वहाँ पे क्या इंतजामात हैं? देखिए, जैसा कि आपको पता है कि दरिया चिनाब में पानी आता है तो जनूबी पंजाब के कुछ जिला मुतासर होते हैं। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह पानी नहीं है वहाँ पे इतना ज़्यादा कि सैलाबी सूरत हाल पैदा हो। और असल मसला डीजी खान डिवीज़न का मसला ये है कि वहाँ पे फ्लैश फ्लडिंग होती है, पहाड़ों पे बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए तो उसकी वजह से फ्लैश फ्लडिंग का हमें सामना करना पड़ सकता है।
तो उसके लिए भी अलर्ट हमने जारी किया हुआ है कि ज़्यादा बारिशें होंगी तो वहाँ पे इस साल भी जो है फ्लैश फ्लडिंग हो सकती है। वहाँ पे भी इंतजामिया को हाई अलर्ट रखा गया है और जो लोग पानी की गुजरगांव के करीब बैठे हुए हैं उनको वहाँ से इवैक्यूएट किया जा रहा है। और इंतजामात अल्हम्दुलिल्लाह पेशगी इंतजामात इस साल पहले ही तमाम तर इंतजामात मुकम्मल किए हैं कि किसी हंगामी सूरत हाल का हमें सामना ना करना पड़े। इस हवाले से पंजाब गवर्नमेंट ने तमाम इजला को जो फंड्स हैं वो वाफर मिकदार में दे दिए हैं। अच्छा, फंड्स की कमी नहीं है। ये कितने दिन और चलेगी सूरत हाल, हमें कितने दिन अलर्ट पे रहना होगा, क्योंकि ये सैलाब का पानी जिस तरह से मूव करता है? अभी जो है अभी तो एक स्पेल गुजर गया, दूसरा स्पेल आज महकमा मौसमियात ने दोबारा अलर्ट जारी किया है कि कल शाम से हवाओं का सिलसिला जो है वो पाकिस्तान में दाखिल होगा और 17 तक हमारे पंजाब में मजीद बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में जो है 17 जुलाई तक बारिशों का सिलसिला जो है जारी रहेगा। वहाँ पे कुछ अजला में मूसलाधार बारिश भी है जिसकी वजह से हमें अर्बन फ्लडिंग का सामना भी करना पड़ सकता है। अच्छा, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया तसव्वुर चौधरी साहब, अहमद कमाल साहब। ज़ाहिर है कि ये जो हालात फ्लडिंग के, मानसून रेंस के, बारिशों के, कुदरती आफतों के, इसमें ज़्यादा अमल दखल हम पे ख़ुद होता है कि हम इसकी अडेप्टेशन कैसे करते हैं, मिटिगेशन कैसे करते हैं। अभी जो हमने गुफ्तगू सुनी उससे बाज़ाहिर लगता है कि फ़ंड्स की कमी नहीं है, गवर्नमेंट प्रोएक्टिवली मूव कर रही है, लेकिन ज़ाहिर है कि सूरत हाल पर नज़र रखने की ज़रूरत है। फ़िलहाल हमें यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं तो बात करेंगे कि मुल्क की बढ़ती हुई आबादी कहाँ तक पहुँची है और उसकी रोकथाम के लिए हमें क्या करना होगा। बात हम सब जानते हैं कि हमारे मुल्क की आबादी किस तेज़ी से बढ़ रही है। आज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है। दिलचस्प बात यह है कि कुछ मुल्क ऐसे हैं जहां आबादी वैसे नहीं बढ़ रही। मिसाल के तौर पे जापान है, जनूबी कोरिया है, यूरोपियन मुल्क हैं, वहाँ पर उनके पास नौजवान कम हैं, बूढ़े लोग ज़्यादा हैं। लेकिन अगर हम पाकिस्तान को लें इस खित्ते में तो हमारा जो शराय आबादी है वो बहुत ज़्यादा है, बल्कि टॉप पर है। मेरा ख्याल है हमसे आगे सिर्फ अफ़गानिस्तान है इस खित्ते में। ऐसा क्यों है? और इसी खित्ते में फ़ॉर एग्ज़ाम्पल बांग्लादेश है, दीगर मुस्लिम ममालिक हैं, सऊदी अरब है, ईरान है, उन्होंने अपनी आबादी पर कैसे काबू पाया, हमें क्या करना होगा? इस पर बात करने के लिए हमें आज दो एक्ट ज्वाइन किया है। उम्मे कुलसूम सीनियर प्रोजेक्ट ऑफिसर हैं पॉपुलेशन काउंसिल की इस्लामाबाद से, वो हमें ज्वाइन कर रही हैं। और डॉक्टर नौशीन जावेद, आपका एक लंबा तजुर्बा है फैमिली प्लानिंग के हवाले से और आपका ताल्लुक़ है वाइटल पाकिस्तान ट्रस्ट से जो कि कराची के रेडी गोट में काम करता है और आप फ्रंट लाइन पर हैं पॉपुलेशन प्लानिंग के हवाले से। पहला सवाल उम्मे कुलसूम आपसे कि हम कहाँ फेल हुए? हम बातें तो करते रहते हैं पॉपुलेशन कंट्रोल करने की, लेकिन क्यों हमारी पॉलिसीज़ मौसर नहीं हो पाई हैं इस हवाले से, कॉन्ट्रासेप्शन देने के हवाले से, ख़वातीन को बाइख्तियार करने के हवाले से? सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया इस वर्ल्ड पॉपुलेशन डे पे बात करने के लिए। देखिए, पाकिस्तान की जो आबादी है वो हम सब जानते हैं कि बहुत तेजी से वो बढ़ रही है। अगर हम इस बढ़ती हुई आबादी को बुनियादी इंसानी हकूक के तनाजुर में देखें तो हमें इस बात की ये समझ आती है और ये हमें पता चलता है कि जितनी तेजी से हमारी आबादी बढ़ रही है, हम तो कोई बुनियादी हकूक ही फराम नहीं कर सकते। बुनियादी हकूक में हमारी तालीम शामिल है, सेहत की सहूलियात शामिल है, रोजगार की सहूलियात शामिल है। और जिस तरह से अभी आपने बात की कि कंट्रासेप्शन के हवाले से भी बात की, देखिए पाकिस्तान में इस टाइम अनफॉर्चुनेटली जो पाकिस्तान में CPR रेट है, जो कंट्रासेप्टिव प्रेवलेंस रेट है, वो 34% है और वो काफी टाइम से स्टेगनेंट है। अगर हम खित्ते में अपने दूसरे ममालिक की तरफ देखें, जैसे बांग्लादेश हो गया, इंडिया हो गया, तो उन्होंने एक ऐसे वक्त पे फैसले लिए जिस टाइम पे वो अपनी आबादी को उन्होंने मैनेज करने के बारे में सोचा और उन्होंने पॉपुलेशन की जो मजबूत पॉलिसीज बनाई और अपनी बहुत ज्यादा एफर्ट करके उन्होंने अपनी जो पॉपुलेशन है उसको पायदार सतह तक पहुंचाया।
लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हमारे जो सोशो कल्चरल डायनामिक्स हैं और काफी सारी चीजें हैं, हमारे ये तवज्जो का मरकज ही नहीं रहा। हमने कभी अपनी पॉपुलेशन को बुनियादी हकूक की नजर से देखा ही नहीं है। अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट में देखते और हम इस कॉन्टेक्स्ट में सोचते कि हमारी खवातीन जो हर साल सालाना 11,000 एनुअली हमारी मैटरनल डेथ्स हो रही हैं, और ये अगर आप ह्यूमन राइट्स के कॉन्टेक्स्ट में देखें, ये बड़ी पेनफुल बात है कि 11,000 मदर्स आर डाइंग एनुअली। तो हमने इंसानी हकूक के कॉन्टेक्स्ट में देखा ही नहीं, हमने उन्हें वो सहूलियात फराहम ही नहीं की। आपने इंसानी हकूक की बात की। इस दफ़ा जो ज़्यादा एम्फसिस है दुनिया भर में वो यही है जेंडर इक्वालिटी, यानी कि सिनफी मुसावात। डॉक्टर नौशीन, मैं आपकी तरफ आऊँगा। आप चूँकि अब ये पॉपुलेशन कंट्रोल जो है ये तो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, सूबाई सब्जेक्ट है, और आप काम करती हैं ग्रास रूट्स लेवल पे। मुझे ये बताएं कि जब हम कहते हैं कि ख़वातीन बाख्तियार नहीं हैं, तो आप जिन ख़वातीन से डील करती हैं जो 5, 6, 7, 8 बच्चे पैदा कर रही हैं, और उन्हें अगर आप बताती हैं कि कॉन्ट्रसेप्शन के बारे में, अपनी सेहत बेहतर करने के बारे में, तो आपको क्या बातें सुनने को मिलती हैं? देखिए, जैसे उम्मे कुलसूम ने हमें बताया कि एक तो हमारा फोकस जो है माने हमल तरीकों पे और उसकी स्ट्रेटेजी या उस हेल्थ सिस्टम जो हमारा है, अगर आप ओवरऑल देखें तो हमारा जो हेल्थ सिस्टम है वो ही इस वक्त फेल, अगर आप देखें कि बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं है। तो उसमें फैमिली प्लानिंग या मनसूबाबंदी एक बहुत अहम पार्ट था जिसको हमने कहीं बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया। और जब हम ख़वातीन से बात करते हैं, मैं जब ग्राउंड लेवल पे देखूं तो अगर हम वो ख़वातीन जिनके 8-8, 9-9 बच्चे हैं, तो वो अपने घरों में ये फैसला करने का उनको इख्तियार ही नहीं है कि वो उसके बच्चे कब कितने होने चाहिए। और ख़ास तौर पर जो एक है कि वक़फ़ा, कि 2 बच्चों में कितना वक़फ़ा होना चाहिए, क्या वक़फ़ा होना चाहिए, तो ये उनको इख्तियार ही नहीं है। इसका इख्तियार या तो उसकी सास के पास है या उसके शौहर के पास है, ताकि वो दोनों डिसीजन मेकर हैं, वो दोनों उसके बारे में फैसला करते हैं, और सबसे पहले यहीं पे बात रुक जाती है। तो उम्मे कुलसूम, ये बताया ना कि ये रवैये कैसे चेंज होंगे? मतलब मैं यूरोप से कंपेयर नहीं कर रहा, मैं बांग्लादेश से कंपेयर कर रहा हूँ। वो हमारे जैसा ही एक मुल्क है। वहाँ पे उन्होंने कैसे ख़वातीन को इतना बाख्तियार कर लिया कि वो खुद डिसाइड कर सकेंगे, भाई मैंने 3-4 बच्चे पैदा कर दिए, अब मज़ीद मुझे नहीं करने। हम क्यों नहीं इसको चेंज कर सके? इसमें हमारा कहाँ पे हमारी कोताही है? हमें कैसे इसको ठीक करना है? सबसे पहले तो देखें, तालीम जो है वो एक बुनियादी हक है हमारा। आर्टिकल 25A के जरिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान हमें ये राइट देता है तालीम का। जब हमारी खवातीन के पास तालीम नहीं होगी तो ऑफ कोर्स उनके पास डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होगी। एक रिसर्च ये शो करती है कि हमारे यहाँ सिर्फ 10% खवातीन ऐसी हैं, और वो खवातीन हैं जो पढ़ी लिखी हैं, जो कि अपनी सेहत के इंडिपेंडेंट फैसले ले सकती हैं, जो कि खवातीन तालीम में है ही नहीं। और हमारी ऑलमोस्ट 48% खवातीन ऐसी हैं जो कि इलिटरेट हैं, जो कि 48% अगर इलिटरेट हैं, और वो खवातीन ऑफ कोर्स अपनी सेहत के इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले सकती। जैसे डॉक्टर नौशीन ने कहा कि उनके घर वाले उनके सेहत के डिसीजन लेते हैं। अगर आप पड़ोस ममालिक की बात करें तो उन्होंने सबसे ज्यादा अपनी एजुकेशन और हेल्थ सिस्टम में इन्वेस्ट किया, उन्होंने अपनी तालीम में इन्वेस्ट किया, और उन्होंने तालीम के जरिए ये बताया, ये अवेयरनेस क्रिएट की कि आप फैमिली प्लानिंग को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो कितना इम्पोर्टेंट है आपकी सेहत के लिए। बिकॉज एक सेहतमंद माँ ही एक सेहतमंद माशरे को परवरिश और नशोनुमा करती है और आगे लेके जाती है। जब एक माँ के पास तालीम नहीं है, उसकी सेहत बेहतर नहीं है, तो वो आगे जाके किस तरह से कर सकती है। तो सबसे ज्यादा हमारे लिए जरूरी है कि हम तालीम पे इन्वेस्ट करें। बिल्कुल ठीक है। तो देखें, तालीम, आपने बात की, तालीम ज़ाहिर है कि बहुत ज़रूरी है, शऊर देना लोगों को बहुत ज़रूरी है, आगाही देना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर नौशीन, ये बताइएगा कि हम फोकस करते हैं ख़वातीन पे, लेकिन हमें मर्दों को भी तरबियत करनी है ना, उन्हें भी सिखाना है कि आप तो ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व नहीं होते, सारा जो इसका बोझ है बच्चा पैदा करना, उसकी परवरिश करना, वो प्राइमरीली तौर पे माँ करती है। मर्दों का जहन तब्दील करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए, अभी जैसे मैंने कहा कि इख्तियार औरत के पास है ही नहीं, तो फैसला करने का इख्तियार आदमी के पास है कि उसके कितने बच्चे होने हैं और उसकी बीवी को वक्फा करना है या नहीं। लेकिन हमारे यहाँ अलमिया ये है कि हमारे यहाँ
जो शादीशुदा जोड़ा है, मियाँ बीवी आपस में इस मसले पे बात नहीं करते। और यही वजह है कि अब बहुत सारी जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने मेल फैक्टर पे काम करना शुरू किया है। मेल काउंसलर कम्युनिटी में कम्युनिटी इंगेजमेंट जो है मुख्तलिफ ग्रुप मीटिंग्स और एक्सरसाइज की जा रही हैं, जिसमें मर्दों को शामिल किया जा रहा है और उनको ये रियलाइज कराया जा रहा है कि ये सिर्फ औरत का मामला नहीं है कि अगर वक्फा करना है तो उससे फायदा सिर्फ औरत को नहीं होगा, सबसे ज्यादा फायदा तो उसको उसके घर का जो जिम्मेदार है आमदन लाने का या बच्चों को पालने का या उनकी तरबियत भी एक बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन है जो माँ करती है। बिल्कुल सही है। अगर वो इस काबिल होगी या उसकी सेहतमंद होगी तो वो सेहतमंद बच्चों को पूरा खानदान जो है वो खुशहाल होगा। हाँ, औरत बाख्तियार होगी तो पूरा खानदान खुशहाल होगा। बच्चों को तालीम दे सकेंगे। आपका दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। माजरत के हमारे पास वक्त कमी है। डॉक्टर नौशीन उम्मे कुलसूम हमारे साथ थी। हमें अपनी ख़वातीन को बाख्तियार करना है, बच्चों की पैदाइश में वक्फ़ा देना है। ये पूरी दुनिया इस पे हमें इंसिस्ट कर रही है, ये हमारे अपने हक़ में है, इस पे हमें तवज्जो देनी है। फ़िलहाल प्रोग्राम में आज इतना ही। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़। शब बख़ैर।